नमस्कार, आप देख रहे हैं सुर्खियों से आगे और आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। लोकसभा चुनाव का नतीजा आ चुका है। का मैंने जोर से इसलिए बोला क्योंकि के नतीजे नहीं आए, एक सीट का नतीजा आ गया है और वो भी किस्मत से आया है। देखिए, हम उसे किस्मत कह रहे हैं, विपक्ष उसमें साजिश सूंघ रहा है। दरअसल सूरत में बीजेपी के जो प्रत्याशी थे अनअपोज्ड चुन लिए गए हैं। दरअसल कांग्रेस का जो नामांकन था वो रद्द हो चुका है और बाकी जितने भी नाम थे उन तमाम लोगों ने अपने नाम वापस ले लिए। ऐसे में वहां पर वो लड़ते भी किससे, कोई बचा नहीं था और ऐसे में वो जीत चुके हैं। तो सेकेंड फेज की वोटिंग से पहले पहला नतीजा, और सहयोगी राहुल अवस्थी और बीके शर्मा मेरे साथ हैं। ओपनिंग कमेंट इस पर ले लेते हैं, फिर मुद्दों की तरफ रुख करेंगे। जब हम लोकसभा या विधानसभा चुनाव कई किए हैं हमने, है ना। जब सुबह बैठते हैं 6 बजे या 5 बजे, जब भी हम लोग वो कोट टाई लगा करके अर्ली इन द मॉर्निंग बैठते हैं और जब हम टैली देखते हैं तो उस पर हर जगह लिखा होता है 0 0 0 0। लोकसभा चुनाव में बहुत रेयरली कभी ऐसा हुआ होगा, और उसमें जो वन आता है वो रुझान होता है। रुझान होता है। इस बार आप देखिए, शुरुआत ही होगी एक नतीजा। अगर ये एक रात हो सकता है, अभी तो कई जगहों पर भरने बाकी हैं, और अगर वहाँ पर भी कुछ ऐसा हो गया, मुझे पता नहीं, अभी बाकी है ना, कहीं पे नामांकन भरने। हाँ, तो अगर नामांकन भरने बाकी और कहीं और से भी ऐसी स्थिति बन गई, तब तो फिर टिकट घोषित होने भी बाकी है, रायबरेली अमेठी। अमेठी। तो फिर अगर कहीं और भी ऐसा हो गया, फिर तो स्थिति और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगी। क्या पता कई जगहों पे हमें वो टैली शुरुआत में ही कुछ रंग दिखाती हुई दिखाई दे। राहुल गांधी का हालांकि अचानक से ट्वीट आ गया, मैं भी पढ़ रहा था। राहुल गांधी का कहना है, और जो कहना है वो सब शेयर में थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, कि तानाशाह की असली सूरत एक बार फिर से देश के सामने है। जनता से अपना नेता चुनने का अधिकार छीन लेना बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करने की तरफ बढ़ाया गया एक और कदम है। ये कांग्रेस पार्टी अगर ऐसा कहती है तो मुझे लगता है एक सवाल ये भी बनता है कि कम से कम अगर आप एफिडेविट भर रहे हैं और चुनाव के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स फाइल कर रहे हैं, इतनी तैयारी होनी चाहिए कि वो कम से कम फेल नहीं हो और वो खारिज नहीं, आपके प्रस्तावक फोन नहीं उठाए। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम आपकी तरफ से अगर किसी डमी को खड़ा किया, वो तो कम से कम मैदान में रहे। ये गलती किसकी है? ये बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान की है या फिर उस व्यक्ति की? तो दूसरे के पाले में रणनीति, ये उस गुजरात 2014 से हॉट है। राहुल को संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान को एक बार पढ़ लेना चाहिए। संविधान में चुनाव की पूरी एक प्रक्रिया है, उसमें प्रस्तावक भी होता ये राहुल नहीं है वो। हाँ, वो ये राहुल। हाँ, तो उन्होंने ट्वीट किया है संविधान। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि आपकी प्लानिंग क्या है? आपके पास वहाँ प्रस्तावक नहीं है, आप नामांकन भर रहे हैं, उसके लिए भी पूरी रणनीति होती है कि कौन कौन लोग वहाँ पर। लेकिन बीके भाई देखिए, ऑपरेशन लोटस जो शब्द कॉइन किया गया है ना, वो होता है चुनी हुई सरकार की स्थिति पर। इसको हम ऑपरेशन लोटस तो नहीं कह सकते, लेकिन क्या कोई पॉसिबिलिटी होती है कि कोई फाउल गेम ही इस तरह की कंडीशंस को पैदा करे, या फिर ये कंडीशंस किस्मत से भी बनती हैं? ये किस्मत की बात है, ये सेल्फ गोल की तरह है। मुझे लगता है कि इसमें दोष देना विपक्षी पार्टी को, कहीं ना कहीं आप इतनी बड़ी पार्टी है, आप कहने आज़ादी हमने दिलाई थी, इतनी पुरानी पार्टी है, संविधान उनके सामने तैयार हुआ है, आप इतनी सी आपके पास तैयारी नहीं है कि आपको प्रस्तावक रहें। एक क्योंकि आपको मैंने नामांकन जब लोग ही कम बचे उन पे भी नजर नहीं रख पा रहे हो। हाँ, आपको नामांकन में कितनी संजीदगी बरती जाती है। हमने देखा है कि वो 2-3 फॉर्म भरे जाते हैं वहाँ पर, और विशेषज्ञ एडवोकेट्स और जो इस मामले में समझदार होते हैं उनसे कई बार चेक करवाए जाते हैं। और ये पूरी प्रक्रिया है, बहुत ही संजीदगी वाली प्रक्रिया है, और इसके ऊपर आप कितना उसको कैजुअल ले रहे हैं, आप देखें। बहाना भी है ना। आप लोग दोनों एग्री करेंगे, आपने कितने नामांकन देखे, और आप तो खैर कवर करते हैं। नामांकन तो एक बहाना है गाजे बाजे के साथ में ये ऐलान करने का कि मैं जा रहा हूं, और उसके बाद में उसको एक कहना चाहिए सेलिब्रेशन बनाने का। ये तो बहुत बड़ा मौका होता है। आप उस मौके में देखिए कांग्रेस की हालत क्या है, और फिर आप दोष किसे दे रहे हैं? किसी तीसरे को, किसी चौथे को, किसी पांचवे को, यानी हर कोई दोषी हमारे सिवा। लेकिन एक बात मैं भी जोड़ दूं, गुजरात व्यापार और व्यापारियों के लिए जाना जाता है, और उनके लिए बोहनी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है। और आप देखिए, अगर गुजरात से बोहनी हुई है, गुजरात में अच्छा, ये यार बोहनी भी तो बीके भाई भी बहुत शानदार समझेंगे। गुजरात बोहनी हुई है, गुजरात से हुई है, गुजरात में भी सूरत से हुई है। सूरत को एक 2-3 तरह से, एक तो वो डायमंड का हब है, और दूसरा कपड़े का, टेक्सटाइल का भी एक बड़ी इंडस्ट्री है वहाँ पर।
तो उनके यहाँ पर, और ये भी दलाल भी, ये भी अच्छे व्यापारी हैं जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, तो उन्होंने ये शुरुआत कर दी है, मुकेश भाई दलाल। तो दलाल से मतलब उनका दलाल वहाँ एक हाँ सरनेम में इस्तेमाल किया जाता है। तो उनकी इतनी शुरुआत शानदार हुई है। अब ये इत्तेफाक है या क्या कि गुजरात से हुई है, सूरत से हुई है। और मैं एक बात और ये भी है कि जब हमने गुजरात की बात की और व्यापारियों की बात की, राम अर्चना के भी कान खड़े हो गए थे। गुजरात बहुत याद आ रहा है ना राम अर्चना, ठीक है। हाँ, अब मैं एक आता हूँ पहचान शब्द पर। पता नहीं ये चुनावी सीजन में कुछ ऐसा होता है कि लोग अपनी कुछ और पहचान दिखाने के लिए भी क्या क्या बोलेंगे उसे, विचलित रहते हैं तो सही टर्म नहीं होगा, लेकिन हमारी एक खास तरह की पहचान और है। आप ये पहचान क्यों नहीं देख पा रहे हैं? इसकी जो एक कसरतें होती, कवायदें होती हैं, उत्सुक होते हैं वो बताने के लिए। हम तो ये भी हैं, आपने आज तक हमें ऐसा क्यों नहीं देखा? मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूँ यहाँ पर। आचार्य प्रमोद कृष्णम का ये ट्वीट है और उन्होंने ये ट्वीट कर लिखा है कि कुछ भी कहो, मोदी ने नकली सेक्युलरिज्म को क्या कर दिया वो तो आप पढ़ ही रहे हैं, मैं उतनी डिटेल्स में क्यों जाऊं। लेकिन ये वही आचार्य प्रमोद कृष्णम है जो कुछ दिनों पहले तक, जब तक कांग्रेस में थे, उन्हें ये लगता था कि अब किताबों से सेक्युलर शब्द मिटा देना चाहिए और सेक्युलर जैसी कोई बात अब इस देश में बची नहीं है। लेकिन इस ट्वीट के जरिए वो बता रहे हैं कि नहीं, सेक्युलर तो है। एक नई पहचान गढ़ने की हसरत शायद हो सकती है। मैंने ये कहा राहुल कि आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस में जब थे उस दौरान वो ये लिखा करते थे कि अब सेक्युलर शब्द को किताबों से हटा देना चाहिए, सेक्युलर जैसी कोई शब्द बचा ही नहीं है। और आज जब आप कहते हो नकली सेक्युलरिज्म को डैश कर दिया, मतलब सेक्युलरिज्म तो है, तो आप एक पहचान या तो गढ़ना चाहते हैं या ओढ़ना चाहते हैं। पहचान से ज्यादा बड़ी चीज ये है कि उस पहचान के सहारे आप जाना कहाँ चाहते हैं, ओढ़ते हुए एक रास्ता तय करना चाहते हैं। वो देख रहे हैं कि उनके साथ के कई लोग यूं गए, यूं निकले और फिर वो कहीं समा गए। वो अभी तक वहीं हैं। वो चाहते हैं कि अब भी वो कहीं जाकर के जिस धारा में मिलना चाहते हैं वहाँ मिलें, ताकि उनको वो स्पेस मिले जिसकी कि उन्हें ज़रूरत है, वो पहचान मिले जिस पहचान के साथ वो आगे पॉलिटिक्स कर पाएं। अभी पहचान की ज़रूरत आचार्य प्रमोद कृष्णम को है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, जितने दिनों तक नहीं, पर उनकी एक पहचान अब भी नहीं बदली है। वो प्रियंका को गलत अब भी नहीं ठहराते। नहीं ठहराएंगे, उनका व्यक्तिगत वो है। पर अगर ऐसा होता तो उनको प्रियंका को आगे आकर के उनको बचाने की कोशिश करनी चाहिए थी। ऐसा कुछ हुआ नहीं। और कुछ दिनों बाद में जब वो पहचान दूसरी नहीं ओढ़ लेंगे, आप देखिएगा बहुत तेजी के साथ चीजें बदलती, वो भी प्रियंका के लिए कुछ ना कुछ कहते हुए नजर आ जाएंगे। इसमें हो सकता है। अब मैंने कई बार उनको सुना है। पहले वो कहते थे, राजनीति जब भी उनसे कहते थे कि आपका चोला एक साधु संत वाला है और आप सनातन और हिंदुत्व की पैरवी क्यों नहीं करते, इस तरह की बातें, तो वो कहते थे कि राजनीति की बातें हैं तो राजनीति और धर्म को अलग रखना चाहिए, और सेकुलर के लिए वो इस तरह से बोलते रहे। लेकिन अब उन्होंने सीधा सीधा वो धर्म के साथ राजनीति लगातार कर रहे हैं। और लेकिन मुझे ये मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि अभी तक उन्होंने बीजेपी ज्वाइन क्यों नहीं की, या उनको कोई ऑफर नहीं मिला, क्या हुआ? आजकल बेहतर टाइम था, लोकसभा चुनाव थे। नहीं, मैं बताता हूँ, बीजेपी और कुछ हद तक अब कांग्रेस भी ये चीज़ सीख गई है, किसको लाना है, उसके क्या फ़ायदे होंगे, इसी के बाद उसको लाया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी की वो जो कमेटी है, अगर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बीजेपी को संपर्क किया होगा, बीजेपी को संपर्क करना होता तो कर चुकी होती। अगर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने संपर्क किया होता, ठीक उसी तरह जिस तरह महेंद्रजीत सिंह मालविया ने किया या अन्य लोगों ने, तो उनकी कमेटी पहले डिसाइड करती। उनको मोदी जाके कल्कि धाम का उन्होंने उद्घाटन किया और वो समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी भी वहाँ पर आए थे। तो उस समय जो गति थी ना, वो आगे कहीं कोई अवरोध तो आया इसमें। आप आचार्य के पुराने बयानों को उठा करके देखिए, जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कई चीज़ें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल डिफर है, बिल्कुल उल्टी है, बिल्कुल अलग है। वो धारा ही विपरीत है। एक आचार्य के मुंह से कम जो कट्टर हिंदूवादी हो, उसके मुंह से तो वो सारी चीज़ें बीजेपी सोच भी नहीं सकती, समझ भी नहीं सकती। इस युग में जब बीजेपी एक स्ट्रिक्ट लाइन लेकर के चल रही है, अगर वो आचार्य को अप्रोच भी करती है और वो आचार्य यहाँ आ भी जाते हैं, वो पुराने बयान सारे निकल करके एक्चुअली वही जाना नहीं, हालांकि उससे क्या अंतर पड़ता है, हेमंत बिस्व शर्मा के लिए बयान क्या सामने निकल कर नहीं आए, है ना? हेमंत बिस्व शर्मा ने जिस तरह से पॉलिटिक्स की, उस पॉलिटिक्स का बीजेपी को आसाम में फायदा मिलने वाला था। आचार्य के कहाँ
महाराष्ट्र में भी ऐसे चेहरे लाए जिस पर आपके पुराने बयान निकल आए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी की जो कमेटी बैठकर सोचती है वो ये पाती है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम एक अलग धारा के हिंदुत्ववादी हैं और वो धारा फिलहाल बीजेपी की धाराओं से मैच नहीं कर सकती। चुनावी राजनीति में फिट नहीं बैठता है। चुनावी राजनीति में कौन सी सीट पे फायदा दिला देंगे, नहीं दिला सकते। यही वजह है कि अभी वो अब बताइए ना, राम मंदिर के लिए तो आचार्य प्रमोद कृष्णम भी बड़े समर्थक थे और खुलकर बोलते थे, उस तरह से नहीं जिस तरह से कांग्रेस के दबे से रिएक्शंस होते थे। हाँ, इसी से जब हम पहचान की बात कर रहे हैं, कांग्रेस एक नई पहचान दिखाने के लिए बहुत आतुर है कि हम भी बहुत बड़े भक्त हैं। और बड़ी मज़ेदार बात यह है कि मेरे कांग्रेसी लीडर से बातचीत हो रही थी तो मैंने उन्होंने कहा कि देखिए, हम तो दिखावटी राम भक्त नहीं हैं, हम दरअसल असली राम भक्त हैं। तो मैंने उनसे यूं ही हल्के फुल्के अंदाज में पूछा कि तो राम जी भी तो देख रहे होंगे ना कि आप पाक साफ हैं, आप मन के साफ हैं, तो मन के साफ वालों का राम जी साथ क्यों नहीं दे रहे? इसमें थोड़ा सा आपको भी मतलब राम जी का आशीर्वाद तो मिलना चाहिए था। ये तो ताकि रिएक्शन आए कांग्रेस का उसी पे रिएक्शन आएगा कांग्रेस का। बहरहाल, लेकिन एक नई बात जो मैंने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में देखी और उसको भी मैं इस पहचान शब्द से जोड़ रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने ये बताया लोगों को कि हज का कोटा पहले कम था और उसमें भी रिश्वतखोरी होती थी। मैंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से रिक्वेस्ट किया तो ये कोटा बढ़ा दिया गया। आप समझ रहे हैं, ये वही जो मैंने पहचान की ना कि आपकी एक पहचान और है, मैं भी आपके लिए सोचता हूँ, बस ये बात आप तक पहुँचती नहीं। लेकिन उस पहचान को एक्नॉलेजमेंट मिला है। मोदी जिस पहचान की बात कर रहे हैं कि मैंने सऊदी के क्राउन प्रिंस को ये बात कही तो सऊदी के क्राउन प्रिंस ने बात मानी, क्योंकि मेरा और सऊदी के क्राउन प्रिंस का बहुत अच्छा रिलेशन है और मैं वहाँ का सर्वोच्च सम्मान पाने वाला व्यक्ति। उन्हीं पे नहीं छोड़ा, वीजा नियम भी तो आसान किए गए। काफ़ी कुछ चेंजेस हुए, वो इसलिए हुए क्योंकि उनकी एक व्यक्तिगत पहचान थी और एक रिलेशन गल्फ कंट्रीज के साथ में, मैं तो यूएई भी बोलूँगा, मैं बोलूँगा सऊदी भी बोलूँगा, सारे कंट्रीज के साथ में और ओमान भी बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स डेवलप हुए हैं और उस रिलेशनशिप की बुनियाद पे भारत आगे बढ़ रहा है और ये बिजनेस प्रोपोजिशन से भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उनका ये कहना है कि साहब मेरे कहने पर हुआ है, ये क्रेडिट बिल्कुल लेना बनता है। और दूसरी चीज़ ये है कि कई लोगों के वहाँ जाना आना भी सरल हुआ है। तो मोदी जो कुछ कह रहे हैं वो एक ऐसी कम्युनिटी को एड्रेस करते हुए कह रहे हैं जहाँ से उनको ये पता है कि बहुत ज़्यादा कुछ उनको मिलने वाला नहीं है और जो कुछ भी मिल गया वो बहुत है, वो बहुत बड़ा फ़ायदा है। लेकिन लॉजिक्स के धरातल पे अगर आप देखेंगे, ये वो कंट्रीज़ है जो अपने आप को बिल्कुल प्योर खालिस मुस्लिम कहती है और वहाँ जब मोदी जाते हैं तो उनको सम्मान भी मिलता है और मंदिर बनाने के लिए ज़मीन भी मिलती है और मंदिर वो बनवा के भी आते हैं। वाले मैटर में भी आप देखेंगे कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको भी अट्रैक्ट करने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी के बयान में नजर आती है। वो किस तरह से बयान में जब ये आगे कहते हैं कि पहले आपको याद होगा जो मुस्लिम एजेड लेडीज़ थी, बुजुर्ग थी या जो वो महिलाएं थी जो अकेली थी, वो हज नहीं जा सकती थी बिना किसी महरम के। लेकिन चेंजेस लाए गए और अब मोदी रेजिम में ही ये हुआ है कि मुस्लिम महिलाएं और बहनें बिना महरम के हज जाने की उन्हें अनुमति मिल गई है। आप देखिए किस तरह से मुस्लिम फीमेल्स लगातार वोटिंग टारगेट पे हैं। पिछले चुनावों में भी ये आंकड़ा आया था कि 10-12% महिलाओं ने, मुस्लिम महिलाओं ने मोदी को वोट दिए हैं। अब क्या आप ये मानते हैं, मैं राहुल शायद इसके बारे में ज़्यादा बता पाएंगे, कि क्या मुस्लिम परिवारों में जो अभी सामाजिक उनका सिस्टम है, आप लगता है कि महिलाएं अगर पुरुष परिवार के कुछ और कह रहे हैं किसी और पार्टी को, तो क्या वो वोट दे सकती हैं? ये आंकड़े में कितनी सच्चाई है और क्या इस बार चुनावों में भी पर ये राहुल क्यों बेहतर बता पाएंगे? मुझे लगा कि राहुल शायद ज़्यादा ये इस मामले में ज़्यादा बातचीत करते हैं। राहुल को चुनावों में वोट मिला है? क्या मैं बताता हूँ, बिल्कुल भी क्या, एक दबी हुई आवाज़ को अपने आप को अभिव्यक्त करने का अगर मौका मिले और वो राहुल गांधी की भाषा में अगर हम कहते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर के दिए हुए संवैधानिक स्ट्रक्चर में वोटिंग का वो राइट हो जो गुप्त हो, जहां आपसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता कि आपने कहां वोट किया था, आप करके आइए और अपने आप को अभिव्यक्त कीजिए, वो अभिव्यक्ति कहीं भी हो सकती है। और ये हमने देखा है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, खास तौर पे जब आप उस डेटा को लेके बैठते थे कि एक बड़ा मिसलेनियस फिगर था, वो कहाँ से आया और वो माना गया कि वो उन्हीं महिलाओं की तरफ से आया, उन बूथों से आया है जो लोग अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहते थे। वो महिलाएं जो घर की चार दीवारी में पैक्ड हैं, बंद हैं, उनको कहने का अधिकार नहीं मिल पाता और जब वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अपनी बात रखने के लिए जाती हैं, जो सिर्फ सुन रही होती हैं, अब वो जब अपने आप को अभिव्यक्त करती हैं और बटन दबाती हैं तो कई बार वो चीज़ें बदलाव लेकर के आती हैं और ये ला सकता है
मोदी राजनीति को कईयों से बेहतर पढ़ते हैं और समझते और हैं। ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। ट्रिपल तलाक जब बिल आया, आपने देखा होगा कि कई महिलाएं थीं जो इसके समर्थन में थीं, कई महिलाएं थीं जो इसके विरोध में थीं, और कई महिलाएं थीं जो चुप थीं, जो अपना रिएक्शन नहीं दे रही थी। लेकिन सोच तो वो भी रही थी, समझ तो वो भी रही थी। और उन्होंने अगर वोट, उन्हीं में से तो कुछ फिगर, कुछ आंकड़े, कुछ संख्या में वोटर्स ट्विस्ट हुए, तभी एक मिसलिनियस आंकड़ा बन पाया। और इसमें भी आप देखेंगे, हो सकता है मुस्लिम माता बहनों के बिना महरम हज जाने को लेकर एक कट्टर धड़ा उसे गलत मानता हो या उसे सही नहीं मानता हो, लेकिन जो भी सही मानता है वो पोर्शन भी तो आएगा। आप इसमें जो स्ट्रेटेजी है, जो मुझे लगता है वहाँ से ये स्ट्रेटेजी हज पर भी कंटिन्यू हुई है। हाँ, ये मुझे लगता है। और ये जो सामान्य परिवारों में देखा जाए तो अगर मुस्लिम महिलाएं एक डिसीजन कर पाए इसके बारे में कि पर ये बात सिर्फ मुस्लिम महिलाओं की नहीं है ना बीके। क्या क्या आप एक बात बताइए, जैसे पंच का हस्बैंड संभाल रहा है, पार्षद का हस्बैंड, पार्षदपति पंचपति, और क्या हिंदू रिलीजन में या सनातन धर्मावलंबियों में ये नहीं होता कि गांव देहात में महिलाओं को बोल दिया जाता है तो उसको फॉलो कर लेती है। ज्यादा बड़ी बात इसीलिए है चर्चा कि अगर ऐसी स्थिति में जब अभी शहरी क्षेत्रों में, कस्बाई क्षेत्रों में, थोड़े पढ़े लिखे परिवारों में भी अभी महिलाएं परिवार के लोगों से जब वोट डालने जाती है तो पूछती है किसको डालना है बता दो। तो ऐसी स्थिति में क्या मुस्लिम महिलाएं ये डिसीजन ले पाए कि यदि परिवार के पुरुष किसी दूसरी पार्टी को वो वोट देने की तैयारी कर रहे हैं, वोट देने जा रहे हैं, तो उसके विपरीत कहने के बावजूद, संकेत मिलने के बावजूद भी वो जाके ईवीएम में कमल के फूल पर वो बटन दबा दे। कांग्रेस को समझिए, मैं एक बात और जोड़ रहा हूँ। उचियाडा का एक वीडियो मैंने आपको भेजा, अगर आप उसे सुन पाए हो, अभी आप नहीं सुन, उसमें उन्होंने ये बताया है कि वो मुस्लिम से अपील कर रहे हैं। उचियाडा, हम थोड़ी देर में हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप उस वीडियो को देख भी लेंगे, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि भाई आप अगर हो गया तो सब फिट है मामला। मोदी के साथ 18% कुछ है और आप 90% के टर्नआउट में वोट करते हैं। उनकी बात बिल्कुल सही है। इस बात को सारे पॉलिटिकल पंडित कहते आए हैं, बताते आए हैं कि अगर कोई बहुत ज़्यादा बड़ा सेगमेंट है जो एक साथ वोट करने के लिए जाता है और जो वोटिंग को सीरियसली लेता है, वो मुस्लिम वर्ग है। इस बात में कोई दो राय नहीं होना चाहिए। और उनका टर्नआउट बहुत सारे चीज़ों को इधर उधर करने का मादा रखता है। उचाड़िया बिल्कुल सही जगह है, उनको पता है कहाँ से कुछ उनको मिल सकता है, लेकिन ये अपील उनके खिलाफ भी जा सकती है। आप इस चीज़ को समझिए। अगर वो ये चीज़ मुस्लिमों को एड्रेस करते हुए कह रहे हैं, नहीं, वो फॉर्मूला बताते हुए कह रहे हैं, उन्होंने स्मार्ट प्ले किया है। वो बंदा इस बार बहुत स्मार्ट चल रहा है। वो फॉर्मूला बताते हुए कि आप उस ये समझिए, अगर आप गणित का एक फॉर्मूला एक पार्टी को पता है तो इसका मतलब ही नहीं दूसरे को पता नहीं है, वो सबको पता है। और अगर आप उसको ऐलान करते हैं एक मंच से खड़े होकर के और वो चीज़ पब्लिक फोरम में आती है, जो वीडियो आपने मुझे भेजा, वोट नहीं मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं वोट करिए। अब लोगों को समझाया कैसे जाएगा? बीजेपी इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत स्मार्ट है, वो बताएगी देखिए उचाड़िया क्या कर रहे हैं। और जैसे ही ये चीज़ पब्लिक फोरम में जाएगी या फिर लोगों को समझ में आएगी आखिरी मोमेंट से चुनाव के, तो फिर आप ये देखिएगा कई वोट्स ऐसे हैं जो उचाड़िया को जा सकते थे, वो भी हो सकता है उनके पास वो भी उल्टे पैर हो जाएं। वो ये मैं खासतौर पे हिंदू वोट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, वो उल्टे पैर। जब हम मुस्लिम की बात कर रहे हैं और एक उल्टे पैर की बात कर रहे हैं, तो एक कहानी बहुत ज़्यादा आज चर्चाओं में है। मैं थोड़ा सा उसको शेयर कर लेता हूँ। और हम ये तो नहीं कहते कि वो वैसा हुआ होगा, लेकिन बहुत ब्राइट चांसेस हैं कि शायद ये हुआ है। और अगर हुआ है तो उसके प्रोज और कॉन्स क्या होंगे। आईएनसी के जो उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार बेनीवाल, वो पहुँचे अमीन खान से मिलने, उनका आशीर्वाद, उनका समर्थन मांगने के लिए। अमीन खान ने कहा अब क्यों आए हो मेरे पास, हरीश के पास क्यों नहीं जाते, उसने मुसलमानों के 2 टुकड़े करके पटक दिया है, कीमत तो चुकानी होगी। प्लस बात यह भी है कि उन्होंने ऐड किया कि अब लोगों ने तय कर लिया है कि उन्हें वोट किसको देना है। जो बात आपने की उसी को जुड़ी है घटना। मैं एक घटना के बारे में और थोड़ा सा जानना चाहूँगा। बाड़मेर जैसलमेर, केजरीवाल कांग्रेस के कैंडिडेट हैं और कांग्रेस इस बात को मान करके चलती है या चलती रही है कि बाड़मेर जैसलमेर सीट के ऊपर जितने भी मुस्लिम वोटर्स हैं वो हमेशा कांग्रेस को मिलेंगे। उन्होंने जिसके ऊपर कमेंट किया वो है हरीश चौधरी। हरीश चौधरी एक तरीके से कांग्रेस के भीतर 2009 और उससे पहले भी बाड़मेर के एक सबसे बड़े नेता के रूप में रहे और उनका बाड़मेर जैसलमेर की राजनीति पर, लोकसभा की बात करता हूँ और विधानसभा की बात करता हूँ तो बायतू के आसपास एक छत्र राज रहा है।
उन हरीश चौधरी को एड्रेस करते हुए वो इस बात को कहते हैं कि साहब उनके पास चले जाओ, वहाँ जाकर के वोट मांग लो, मेरे पास क्यों आए हो। ये जो बंटवारे की वो बात कर रहे हैं, ये बंटवारा कहीं ना कहीं इस बात का प्रमाण है कि जो मुस्लिम वर्ग है, एक सिंधी मुस्लिम वर्ग है वहाँ जो बहुत बड़ी संख्या में है, उस सिंधी मुस्लिम वर्ग ने फैसला कर लिया है कि वो वोट देगा, वो किसके साथ जाएगा, वो वोट देगा, ने हाँ निर्णय ले लिया है वो किसको वोट करेगा। और जो दूसरा वर्ग है वो भी फैसला कर चुका है कि मुझे किसके साथ जाना है। कुल मिलाकर के अब एक ऐसे फेज में, एक ऐसे समय में हम लोग हैं जहां अब किसी को इन्फ्लुएंस करना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। आना तो होता तो पहले आते, आपने बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। बहुत देर से दर पे निगाहें लगी थी, पर निगाहें लगा के बैठे थे कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। अगर अमीन खान कांग्रेस के कैंडिडेट को कह रहे हैं कि अब तो तय हो चुका है, तो जाहिर तौर पर वो एक दल विशेष के साथ तो नहीं देख रहे हैं उस वोट को, तो फायदा कौन लेगा, है ना? मैं इसको स्पष्ट कर देता हूँ, क्योंकि अब ये सीधा सीधा मामला है कि रविंद्र भाटी के लिए ये सीधा उन्होंने कहा है, लेकिन ये इशारा किया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसका फ़ायदा बीजेपी को अब यहाँ पर मिलता। आपने पता होगा कि जब ये यहाँ टिकट का अनाउंस हुआ था बीजेपी कांग्रेस, तब बीजेपी का कैंडिडेट तीसरे नंबर पर था चर्चाओं में कि यहाँ पर, और पार्टी ऊपर उड़े। हाँ, लेकिन धीरे धीरे अब आज की स्थिति में ये है कि यही जो बीजेपी का इलेक्शन जो प्रबंधन है ना, वो यहाँ कहीं ना कहीं उनको सफलता मिलती है जब चुनाव करीब आते आते। परिस्थिति ऐसी, राजस्थान में और भी कई सीटें हैं जहाँ लग रहा था ना कि शायद इस बार कोई 4-5 सीटों पर कांग्रेस कुछ बढ़त ले सकती है, लेकिन वहाँ धीरे धीरे वो गैप कम हो गया। अब वही अब कांटे का मुकाबला है वहाँ पर, ऐसा नहीं है। मुकाबला निसंदेह। अब मैं कुछ 3 खबरें हैं छोटे छोटे, तेजी से मैं ले लेता हूँ। BL सोनी प्रचार का जिम्मा भी संभाल चुके हैं, पूर्व DG SEB, और गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए एक बहुत छोटी सी सभा करते भी वो नजर आया। और मैं बहुत छोटी सी पर इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि वो सचमुच छोटी थी। देखिए BL सोनी का एक इन्फ्लुएंस का एक दायरा है, और जो है वो नहीं, लेकिन वो इन्फ्लुएंस का दायरा से इतर पेपर लीक का मुद्दा जो बीजेपी गरमाने की कोशिश कर रही है, और उन्हें जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया वो गजेंद्र सिंह शेखावत से उनके कैसे संबंध हैं और उस क्षेत्र में उस इल्ज़ाम का कितना महत्व है, ये इस बात से स्पष्ट होता है। एक विसल ब्लोअर की तरह उन्हें देखा जा रहा है कि साहब आपने इस मामले की परतें खोलने की कोशिश की है कि साहब उस वक्त क्या हुआ था, क्योंकि मैं उस समय सेवाओं में था, मेरे पास कहने की आज़ादी नहीं थी। आज है। छोटी सभा में 25-30 को समझाना आसान होता है ना, मतलब सामने हजारों की भीड़ों के। देखिए, भाषण से ज़्यादा किसी को कन्विंस करना मुश्किल होता है। भाषण में तो आपने जो दे दिया, बड़ी सभाओं में एक तरफा संवाद होता है, लेकिन 25-30 जब लोगों के साथ आप बात कर रहे होते हो तब कई बार क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं। BL सोनी इस चीज़ में मैं मानता हूँ, मैं BL सोनी को लंबे समय से जानता हूँ, देखता हूँ, वो अभिव्यक्ति में माहिर हैं, और मुझे लगता है कि वो चीज़ों को टेकल करने में माहिर हैं। उन्होंने जिन लोगों को, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है, ये तो हम देख ही रहे हैं, और हालांकि उन पर भी कई क्वेश्चंस बैकफायर हुए हैं। उनकी कोशिश क्लासेस से मासेस में जाने की है। वो 25 लोग आगे जाके कितने लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। BL सोनी का और भी मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल अभी इन चुनावों में हो सकता था, लेकिन इनको आगे शायद यहाँ पे राजस्थान में और उनका क्या इस्तेमाल कर सकती है बीजेपी, वो देखना होगा, सोचना है उनको। पर इन चुनावों वो सोच कर रखा है, ये भी मैं आपको बता दूं, बीजेपी ने सोच कर रखा है। बीजेपी कि वो ऐसे में ये पेपर लीक मामले में आपको पता है कि आज ही बंगाल में कितना बड़ा एक डिसीजन आया है। ऐसी कंडीशन में BL सोनी का और ज़्यादा बेहतर राजनीतिक इस्तेमाल किया जा सकता था भारतीय जनता पार्टी की ओर से, लेकिन उसमें एक बात और मैं बता देता हूँ, मदन दिलावर ने इस बार स्पेसिफिकली कहा है, मदन दिलावर ने स्पेसिफिकली कहा है कि अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा जेल जाना उनका तय है। आप लिख कर रख लीजिए, भगवान भी उनको नहीं बचा सकते। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब वो जेल जाएंगे तो कहेंगे राजस्थान की जेल में मेरी जान को खतरा है, इसलिए हम उनकी व्यवस्था ही तिहाड़ में करवाएंगे। बहरहाल तो मैं शुगर तो नहीं है। अच्छा, एक खबर ये भी है, राहुल गांधी बीमार हैं, प्रियंका गांधी और खड़गे भी सेकंड फेज में नो शो इन मरोधरा। ये बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला है, बहुत आश्चर्यचकित करने वाला है। राहुल गांधी बीमार है, चलिए ठीक है, बाकी लोग तो आ सकते थे। अभी ये भी हम सुन रहे थे खड़गे से रिक्वेस्ट किया गया, लेकिन उनकी तरफ से कोई क्लियरिफिकेशन आया नहीं, कुछ बताया नहीं गया कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। इतनी बड़ी पार्टी राजस्थान में जो ये क्लेम कर रहे हो कि इस बार हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं,
और जो लोग ये भी क्लेम कर रहे हो कि एनडीए की सिर्फ 150 सीट्स आ रही हैं, तो वो क्या राम भरोसे आएंगी, राम भरोसे या भगवान भरोसे? इसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ग्राउंड में जाकर के, और क्या वो मेहनत करते हुए पार्टी का वो आला नेतृत्व दिखाई दे रहा है? डोटासरा अपनी तरफ से कितने मोड़ में बीजेपी में कितने सारे मास पुलर्स हैं, आपके पास 3 ही मास पुलर है, उसमें भी खड़गे को मैं मास पुलर नहीं मानता। शायद 70-80 के दशक में जिस तरह से एक बड़ी सभा करती थी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, सभा होती थी और वो 20-25 सीटों पर एक साथ असर डाल देते थे और फिर कई दिनों तक उसकी चर्चाएं होती थी जब वो भाषण देते माइक से। बहुत ज़्यादा अखबार, सोशल मीडिया ये सब नहीं था, केवल वो बाद में माउथ टू माउथ वो चर्चाएं होती थी, उसने ये बोला वो चीज़ें वहाँ पर। तब सोशल मीडिया नहीं था दादा, तब सोशल मीडिया नहीं था। हाँ, लोग और उसके बाद जो कैसेट्स रिकॉर्ड होके वो उनके भाषण चलते रहते थे। तो लेकिन अब वो दौर बदल गया, अब ये पूरा प्लान्ड एक इवेंट है, ऑर्गेनाइज इवेंट है और भारतीय जनता पार्टी इसकी मास्टर है। और ये शायद कांग्रेस में ये हमेशा से होता है चुनावों में कि वो अभी भी उस दौर से निकल। पर इसका एक इनडायरेक्ट बेनिफिट प्रदेश की लीडरशिप को मिलेगा अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए, अगर कुछ कमाल कर ली जाए तो। ऐसा मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है। ये मौका है सचिन पायलट और स्थानीय नेताओं के लिए। मार्क आपने लगा दिया कि कमाल कर ले जाए तो लगा दिया आपने, तो के बाद में अब जिम्मेदारी भी तो नहीं की कि ठीक है आप खड़गे भी आ गए, राहुल भी आ गए और प्रियंका भी आ गई, आपने कुछ बदला नहीं। अब बटेगा कुछ नहीं, उनके आने से बट भी सकता है, अब बटने का अब देखिए, अब इसमें जैसे मोदी प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए कांग्रेस ने आउट ऑफ द बॉक्स प्रदर्शन किया, क्रेडिट किसका? आउट ऑफ द बॉक्स छोड़िए, मैं तो कह रहा हूँ एक भी किया तो 2 बार से तो आप जीरो ही हैं। मैं मानता हूं अगर मान लीजिए 5 सीटें 6 सीटें कांग्रेस लेकर के आएगी, प्रदर्शन किसका? उसका जो मोर बुला रहे हैं डोटासरा, उसका जो सचिन पायलट जिसके कैंडिडेट्स थे उसका, या फिर उसका जो हमेशा इस राजनीति में माहिर है कि क्रेडिट कैसे लिया जाता है उसका? ये क्रेडिट लेगा कौन? या फिर वो ऊपर से जिनकी अभी तबीयत थोड़ी सी खराब है वो आएंगे कहेंगे साहब ये अगर मौका है तो कार्ड सही पटकने पड़ेंगे टाइम आने पर। अब एक आखिरी बात, और बीके की बात को एंडोर्स कर रहा हूं, अगर आपने 3 दिन पहले का जिस दिन मतदान हुआ था उसके ठीक अगले दिन जो हमने सुर्खियों से आगे लिया, आपने बीके को नहीं सुना है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाइए और उसको ज़रूर सुनिएगा, जब वो बता रहे हैं कि वोटर टर्नआउट की एक अहम वजह ये रही कि फ्राइडे को वोटिंग हुई। और अब उस बात की सपोर्ट का एक डेटा मैं लेकर आया हूँ। फर्स्ट टाइम वोटर्स 18 से 19 साल के, इनका टर्नआउट बहुत गजब का होता है, हर चुनावों में होता है, लेकिन इस बार सिर्फ 55.10% रहा है। वो फ्राइडे, सैटरडे, संडे छुट्टी मनाने के लिए परफेक्ट एज होती है। बिल्कुल सही कहा आपने, परफेक्ट एज होती है। और अगर ऐसा है तो ये राजनीतिक पार्टियों को तो सोचने की ज़रूरत है, साथ ही साथ चुनाव आयोग को भी सोचने की ज़रूरत है, निर्वाचन आयोग को समझने की ज़रूरत है कि इनको किस तरीके से ज़्यादा आकर्षित किया जाए चुनाव के प्रति। 5 साल में एक बार तो मौका आएगा, अगली बार तक इनमें से कई लोग उस अवस्था में चले जाएंगे जिनको आप यूथ नहीं कह पाएंगे, वो यूथ से निकल करके प्रौढ़ की एज में आ जाएंगे। फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो अगली बार और बढ़ेंगे और फर्स्ट टाइम वोटर्स अगर इस बार 55% नहीं वोट किया तो 45% ऐसे हैं कि जो अगली बार भी फर्स्ट टाइम वोटर्स ही होंगे लोकसभा चुनाव में, इस बार तो किया नहीं। हमको इस तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा, कम से कम यूथ को तो समझाना पड़ेगा जो टेक्नोलॉजी के साथ में है, जो देश को बदलने सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं कि पहली बार हमारी उंगली पर निशान लगने वाला है। इसमें मुझे लगता है कि घर परिवार के भी लोग, समाज की भी उतनी जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग को ठीक है और प्रचार प्रसार करेंगे, ज़्यादा जागरूकता बढ़ाएं, लेकिन सोसाइटी की, समाज की, परिवारों की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो जो टीनेजर हैं उनको, परिवार के जो बड़े लोग हैं उनको वोट डलवाना चाहिए, क्योंकि ये हुआ है कि वो एक परसेंटेज है यूथ का, लेकिन उसके साथ साथ घर के परिवार के दूसरे लोगों ने भी वोट नहीं डाला ना, जो परसेंटेज जितना डाउन हुआ है। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो पूरे जो परिवार है, समाज है, इसको भी सोचना चाहिए। आगे बढ़ने वाली बात है, यहाँ हम पीछे नहीं हट सकते। जब हम 70-75 तक परसेंटेज अगर वोटिंग होता है तो हम ये दुनिया के पूरे सबके यहाँ विधानसभा में, तो आप लोकसभा में भी उतना ही होना चाहिए और आगे ये बढ़ना चाहिए। चुनाव दर चुनाव वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए और 100% लोगों को अपना मतदान करना दोबारा इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि क्या वोटिंग को मैंडेटरी किया जाना चाहिए। हो सकता है हम 26 तारीख के मतदान के दिन आपस में बात कर रहे हों, लेकिन तब तक मैं ये कहूँगा कि मैं आपको आधे राजस्थान से लड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि एक हेल्दी मुकाबला तो हो सकता है। इस परसेंटेज को हराना तो बेहद आसान है, लेकिन क्या पुराने परसेंटेजेस को हराया जा सकता है, यही आपका टारगेट है। मतदान ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।